तो फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में आपको जॉन मिल्टन पर क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक मिलेगा और इस वीडियो को आप क्विज़ के रूप में लगा सकते हैं। ABCD जो भी आंसर है अपनी कॉपी में लिखिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और जब आंसर बताता हूँ तो आंसर बताने के पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आपको जो आंसर सही लगता है उसको आप वहाँ लिखिए कॉपी पे और फिर वीडियो को प्ले करिए, मेरे आंसर से मैच करिए और अपने आप को नंबर दीजिए और फिर बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह ये जो वीडियो है इसको क्विज़ के रूप में आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है, ऑन इज ब्लाइंडनेस इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटर यूज़ ऑफ। ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है पोएम है जॉन मिल्टन की, वो एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: मेटोनिमी, इंजैम्बमेंट, होमब्रिक सिमिली, मिल्टोनिक सिमिली। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर बी, इंजैम्बमेंट का एग्ज़ाम्पल है ये। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहे हैं, इन विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन द ग्रीक गॉड फीबस एंड द, जो फीबस माने होता है सन गॉड, एंड जोव का मीनिंग होता है किंग्स ऑफ गॉड वॉइस। जॉन मिल्टन की किस पोएम में फीबस की बात आई है और जोव की बात आई है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स इनकी जो पोएम है लिसिडस, जो इनकी एलिजी है, उसमें फीबस की बात आई है और जोव का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लिसिडस में। और जो उसमें पूरी लाइन है, फीबस रिप्लाइड एंड टच, ही ये पूरी लाइन है और सबसे आखिरी में जोव भी आता है। तो ये 5-6 लाइनें हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये पूरी लाइनें लिसिडस में आप लोग को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 63, जॉन मिल्टन वॉज ए कैरोलिन पोएट, जैकोबियन पोएट, एलिजाबेथन पोएट, ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। जॉन मिल्टन किस प्रकार के पोएट थे? कैरोलिन पोएट थे या जैकोबियन पोएट थे या एलिजाबेथन पोएट थे या ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जॉन मिल्टन की जो स्टाइल है लिखने की वो एलिजाबेथन पोएट जैसी है, पर यहाँ पे लिखा है बिलेटेड, यानी कि बिलेटेड माने होता है कि जो देर में आया हो। तो यहाँ पे मोटा मोटा कहने का मतलब है कि एलिजाबेथन पीरियड जब बीत गया था उसके बावजूद भी जॉन मिल्टन ने उसी प्रकार का लिखने का प्रयास किया है। बिलेटेड माने होता है देर में आया हुआ, डिलेड कमिंग लेट। क्वेश्चन नंबर 64, द माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन। जो हमारा दिमाग है वो इस तरह बना है कि वो हेल में भी, यानी कि जब समस्याएं होती हैं तो भी हम वहाँ पे पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, और जहाँ पर पूरा हेल बना हुआ है वहाँ पे भी हम हेवन ढूंढ सकते हैं, और जहाँ पे हेवन है वहाँ पे भी हम हेल ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे कहने का मोटा मतलब है कि यदि हमारा दिमाग शांत है तो हम अगर शांत है तो कठिनाइयों में भी हम अपने आप को सरवाइव कर जाएंगे, और यदि दिमाग शांत नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी हमें बेकार लगेगा, अगर यदि मानसिक शांति नहीं है तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे आई हुई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये जो लाइन आई है पैराडाइज लॉस्ट से आई है, और ये कौन बोलता है? ये सैटन बोलता है। सैटन जो होता है शैतान होता है, वही लाइन ये बोलता है। क्वेश्चन नंबर 65, फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हियर ऑफ फेम, वाट नीड शुड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। ये कहाँ पे आई हुई है? तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हियर ऑफ फेम, वाई नीड शुड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, ये जो लाइनें कहाँ पे आई हुई हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
सही जवाब है ऑन शेक्सपियर। जो जॉन मिल्टन की पहली पब्लिश पोएम थी ऑन शेक्सपियर, उसमें ये लाइनें आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दे लेते हैं। सैमसन एगोनिस्टीज़ इज़ ए। सैमसन एगोनिस्टीज़ जो कि जॉन मिल्टन का एक फेमस वर्क है, वो क्या है? सोनेट है या ओड है या एलिजी है या वर्स प्ले है? तो फ्रेंड्स इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। जो सैमसन एगोनिस्टीज़ है वो एक क्लोजेड ड्रामा है, यानी कि उसको पढ़ने के लिए लिखा गया है। वो ड्रामा परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिखा गया है, वो क्लोजेड ड्रामा है, यानी बुक के रूप में पढ़ने के लिए उसको लिखा गया था, तो उसको क्लोजेड ड्रामा भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो क्लोजेड ड्रामा होता है उसको हम पोइटिक प्ले भी बोल देते हैं कई बार, और जो पोइटिक प्ले होता है उसको वर्स प्ले भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरह होती हैं। क्लोजेड ड्रामा बोलें, पोइटिक प्ले बोलें, क्लोजेड प्ले बोलें या वर्स प्ले बोलें, ये सारी चीज़ें एक ही तरह होती हैं। और इस तरह के जो प्ले होते हैं वो रीडिंग के लिए लिखे जाते हैं, यानी कि उसको लोग पढ़ें और मज़े उठाएं, वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। हु सेड मिल्टन सर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज़ ए विक्ड गॉड। ये बात किसने बोली है कि जॉन मिल्टन को श्रेय जाता है कि जो भगवान है वो बहुत ही दुष्ट है, और जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी है उसको लिखकर लोग यही समझेंगे कि जो ईसाइयों का भगवान है, ईसाइयों का जो गॉड है वो एक विक्ड गॉड है, यानी कि दुष्ट गॉड है। ये लाइन किसने बोली थी मिल्टन के बारे में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलियम इम्पसन ने ये बात बोली थी। और जो दुष्ट गॉड का यहाँ मतलब क्या है फ्रेंड्स? बहुत बार क्या होता है कि जो गॉड होते हैं वो जब किसी समस्या में आ जाते हैं तो वो भी छल कपट का सहारा लेते हैं अपने दुश्मन को हराने के लिए, तो इसलिए शायद इन्होंने विक्ड गॉड कहकर संबोधित किया है। विक्ड माने क्या होता है? दुष्ट, शैतान, बुरा। क्वेश्चन नंबर 68, हु गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका टाइटल किसने दिया था? तो फ्रेंड्स सही जवाब है थॉमस न्यूटन। थॉमस न्यूटन ने ऑन हिज टाइटल दिया था इस पोएम को। और जो थॉमस न्यूटन थे वो एक क्लेरिक थे, यानी कि वो एक पादरी थे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थॉमस न्यूटन जो थे वो एक पादरी थे और 1761 में उन्होंने ये टाइटल दिया था। और मिल्टन ने इस पोएम को ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल दिया था सोनेट नंबर 19। इस पोएम को एक और टाइटल के नाम से जाना जाता है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंड। ये भी इस पोएम का एक टाइटल है जो आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 69, हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड। सोनेट जो कि एक 14 लाइन्स की पोएम होती है, उसको इंग्लैंड में किसने सबसे पहली बार लिखा था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? हम लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो सोनेट बहुत लिखते थे। सभी जो लेखक हैं वो लगभग उन्होंने सोनेट लिखी हुई है। जो जॉन मिल्टन ने भी सोनेट लिखी है। तो सोनेट कौन लेकर आया था इंग्लैंड में? सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, सर थॉमस वायट और हेनरी हावर्ड जो अर्ल ऑफ सरे थे। ये दोनों लोग को श्रेय जाता है इंग्लैंड में सोनेट लाने का। सर थॉमस वायट ये हैं और हेनरी हावर्ड जो अर्ल ऑफ सरे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों लोग को श्रेय जाता है। आप लोग बताइएगा कि आपको बुक्स में इसका आंसर क्या मिला है। ये सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। 16वीं सेंचुरी में ये दोनों लोग सोनेट लेके आए थे और सोनेट लिखना इन्होंने शुरू की थी। फिर उसके बाद जो बाद के जो राइटर्स हैं जैसे विलियम शेक्सपियर वगैरह ने भी सोनेट लिखना शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 70, विच पोएट्स वर फेमस फॉर राइटिंग एपिक्स बिफोर जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जिन्होंने एक एपिक लिखा पैराडाइज लॉस्ट, इसमें पूछ रहे हैं कि उनके पहले, यहाँ फ्रेंड्स पोएट की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई है तो इसको माफ़ करें, ये स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई है।
तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जॉन मिल्टन के पहले कौन कौन से फेमस राइटर हैं जिन्होंने एपिक लिखा हुआ है। एपिक माने क्या होता है? महाकाव्य, वीर गाथा। एपिक ऐसी लंबी पोएम होती है जिसमें महान कहानी देखने को मिलती है, एक बहुत ही लंबी स्टोरी होती है। और एपिक जो होती है वो पढ़ने में बहुत ही आनंददायक होती है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में महाभारत जो है वो भी एक एपिक है। तो फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन से पहले कौन कौन फेमस था एपिक लिखने के लिए? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, होमा, वर्जिल एंड एडमंड स्पेंसर। ये जो होमर है इसको बहुत लोग होमर पढ़ते हैं, ये आर इसमें साइलेंट होता है तो इसको होमा पढ़ा जाता है। वर्जिल एंड एडमंड स्पेंसर, ये तीनों राइटर जो थे ये एपिक लिख चुके हैं जॉन मिल्टन से पहले। जो होमा थे वो एक ग्रीक पोएट थे और इन्होंने इलियड एंड ओडिसी लिखी थी, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। होमा जो थे वो ग्रीक पोएट थे, इन्होंने इलियड एंड ओडिसी लिखी थी। वर्जिल एक रोमन पोएट थे, इन्होंने एनियड लिखी थी। और एडमंड स्पेंसर एक इंग्लिश पोएट थे, इन्होंने फेरी क्वीन लिखी हुई है। ये तीनों राइटर जो हैं ये एपिक लिखते थे, यानी महाकाव्य लिखते थे। और महाकाव्य लिखना कोई बच्चों का खेलने की चीज़ नहीं है। महाकाव्य वही लिख सकता है जो व्यक्ति खुद बहुत महान होगा, क्योंकि महाकाव्य में स्टोरी बहुत ही लंबी होती है पर वो बोरियत बिल्कुल नहीं होती है, उसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और बहुत ही लंबी कहानी होती है, उसको पोएम के रूप में सुनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, हु सेड सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड माने एकांतवास। एकांतवास कभी कभी सबसे अच्छा समाज होता है, कभी कभी एकांतवास सबसे अच्छा लगता है। ये किसने कहा था? तो ये जॉन मिल्टन ने कहा था। कहाँ पे कहा था? पैराडाइज लॉस्ट में कहा था। और जो इसकी पूरी लाइन थी, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी एंड शॉर्ट रिटायरमेंट अर्जेस स्वीट रिटर्न, ये पूरी लाइन थी। ये फ्रेंड्स पूरी लाइन थी जो पैराडाइज लॉस्ट में आती है। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच ईयर जॉन मिल्टन रोट लिसिडस। जॉन मिल्टन ने जो अपने मित्र एडवर्ड किंग के ऊपर जो एलिजी लिखी है लिसिडस, किस ईयर में लिखी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1637 में आई थी लिसिडस। 1637 में ही इनके जो फ्रेंड थे वो डूब के मर गए थे, उनका जहाज़ जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, डूब गया था, जिसमें एडवर्ड किंग की मौत हो गई थी। उन्हीं की याद में इन्होंने एलिजी 1637 में ही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 73, माई राइजिंग दाई फॉल। मेरा उत्थान उनका पतन है। यदि मैं जीत रहा हूँ तो वे हार रहे हैं, ये कहाँ पे आया हुआ है? तो ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड में ये बात आई हुई है। और ये बात कौन बोलता है? गॉड जो होता है वो सैटर्न से बोलता है। माई राइजिंग दाई फॉल, मेरा उत्थान उनका पतन है, मेरा जीतना उनकी हार है। जो जीसस होता है वो सैटर्न से कहता है, बुक 3 में कहता है पैराडाइज रिगेंड में। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। फॉलोइंग लाइन्स आर सेड बाय, फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, एज इन अवर विल टू लव और नॉट इन दिस वी स्टैंड और फॉल। फ्रीली वी सर्व, यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम यदि किसी को सर्व करते हैं, हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमें फ्रीली करनी चाहिए। यदि हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसका फ़ायदा हमें बाद में मिलेगा। बिकॉज वी फ्रीली लव, और जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बाद में हमें कुछ और फ़ायदा मिलेगा। इस तरह का एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि फ्रीली वी सर्व, जब किसी की हम सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जब किसी को हम प्रेम करते हैं तो निस्वार्थ भाव से
प्रेम करना चाहिए। टू लव और नॉट, इन दिस वी स्टैंड और फॉल। और इसी तरह पता चलता है कि हम स्टैंड कर रहे हैं या फॉल कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है जॉन मिल्टन ने बोली है। सही जवाब हो जाएगा जॉन मिल्टन। और ये लाइन कहाँ आई है? पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइन आई है। और कौन बोलता है? एडम और ईव जो होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, फिर वहाँ पर ये बात आती है, वहाँ पे ये सेंटेंस आता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 75, हु रोट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? ये पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मिल्टन ने ये पुस्तक लिखी है, जो उतनी फेमस नहीं है। और दोस्तों ये जो किताब है, ये जो वर्क है, ये अनफिनिश्ड है और ये प्रोज़ वर्क है। ये लिखने से पहले ही जॉन मिल्टन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये अनफिनिश्ड वर्क है और ये प्रोज़ में लिखा गया है। और इसमें इन्होंने सिविल वॉर को सपोर्ट किया है, यानी जो सिविल वॉर हुआ था वो ठीक था, ये ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज़ जनरली रिगार्डेड एज, जो मिल्टन की लिखने की स्टाइल है, चाहे उन्होंने पोइट्री लिखी हो चाहे उन्होंने प्रोज लिखा हो, वो किस तरह मानी जाती है? ग्रांड, प्लेन, क्लासिकल, ऑर्नामेंटल। सही ऑप्शन है ग्रांड। ग्रांड मानी जाती है, शानदार मानी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शानदार से क्या मतलब है? सिर्फ शानदार कहने से यहाँ पे बात नहीं बनेगी, थोड़ा आप लोग को विस्तार में बताते हैं। तो फ्रेंड्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो अपने वर्क में एवरीडे वर्ड यूज़ करते थे, रोज़मर्रा के शब्द यूज़ करते थे। तो जो राइटर अपने वर्क में रोज़मर्रा के शब्द यूज़ करते हैं वो ग्रांड नहीं होते हैं। ठीक है, ग्रांड वो स्टाइल होती है, शानदार स्टाइल वो होती है जहाँ पर बहुत ही ख़ास शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और सूटेबल स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही सटीक और प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट जब आप पढ़ेंगे तो पूरी फिल्म आपके दिमाग में चलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो ये जो सेंटेंस है ये इतना बढ़िया सेंटेंस नहीं है। यदि हम कहें कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये ज़्यादा प्रभावशाली है और ये जो पढ़ने वाला जो है रीडर है उसके दिमाग पर ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर स्पेसिफिक प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस वर्क को ग्रांड बोला जाता है। और जो मिल्टन है उन्होंने हाई लेवल के एडजेक्टिव यूज़ किए हैं, विशेषण जो इन्होंने यूज़ किए हैं वो हाई लेवल के यूज़ किए हैं, एपिक सिमिली का प्रयोग किया है। ठीक है, जो एपिक सिमिली का प्रयोग किया है, ये बात आप लोग याद रखिए, ये ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन में। तो एपिक सिमिली का इन्होंने इस्तेमाल किया है, एपिक और फिर ये सिमिली। और इन्होंने इसके अलावा लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया है, म्यूज़िकल लैटिन सॉन्ग्स का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसलिए इनके वर्क को ग्रांड माना गया है। इन्होंने डे टू डे लाइफ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें कॉमन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, प्रभावशाली शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसलिए ये ग्रांड माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। विच ब्रिटिश रोमांटिक पोएट वाज पर्टिकुलरली इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के वर्क से कौन सा ब्रिटिश रोमांटिक पोएट था जो बहुत ज़्यादा प्रभावित था? शेक्सपियर, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर बी, विलियम ब्लेक जो थे वो भी इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और वो जॉन मिल्टन के वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये फ़ोटो है विलियम ब्लेक की, फ़ोटो है ये। और जो विलियम ब्लेक हैं इन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में ये भी बोला था कि मिल्टन इज़ द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ये भी इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो विलियम ब्लेक थे वो उनका जो वर्क था वो उतना फेमस नहीं हुआ था उनके जीते जी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका वर्क जो था वो फेमस हुआ था।
तो फ्रेंड्स जो मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो मैंने अभी लाइन बताई थी वो जॉन ड्राइडन ने बोला था। जॉन ड्राइडन ने बोला था जॉन मिल्टन के बारे में कि जॉन मिल्टन इज़ द पोइटिकल सन ऑफ एडमंड स्पेंसर, ठीक है, वो जॉन ड्राइडन ने बोला था, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो जो विलियम ब्लेक थे, इन्होंने मिल्टन के बारे में क्या बोला था, तो इन्होंने बोला था मिल्टन वाज ऑन द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन को ये बात पता ही नहीं चला कि वो डेविल का ज़्यादा गुणगान करने लगे, जो सैटन है उसका ज़्यादा गुणगान करने लगे। ये बात इन्होंने बोली थी विलियम ब्लेक ने। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हु इज़ द लार्जली कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एपिक पोइट्री। जो एपिक पोइट्री होती है यानी महाकाव्य होता है, उसका पिता किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि जो ग्रीक पोएट्स हैं, सबसे पहले जहाँ तक मुझको अभी तक पता है, सबसे पहले उन्होंने ही एपिक लिखना शुरू किया है। और बड़े बड़े राइटर्स हैं, ग्रीक पोएट्स हैं जो फेमस हैं एपिक के लिए। तो इसमें यहाँ पे यही सवाल है कि एपिक पोइट्री का पिता किसको माना जाता है। तो सही जवाब है होमा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, होमा। इसमें आर जो है वो साइलेंट है, इसलिए इसको होमा पढ़ा जाता है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो होमा है ये एक ग्रीक पोएट हैं। इन्होंने इलियड और ओडिसी 2 एपिक पोएम्स लिखी हैं। और एपिक पोएम लिखना बहुत ही महान बात होती है, क्योंकि एपिक पोएम काफ़ी लंबी होती है और एक बहुत ही सॉलिड स्टोरी उसमें बतानी पड़ती है और बहुत ही मनोरंजक होती है। इलियड लिखी है और ओडिसी 2 पोएम लिखी है होमा ने। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। हु इज़ द कोमस इन द मास्क कोमस। कोमस नाम का जो मास्क है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में लिखा था, उसमें जो कोमस है वो क्या है, हीरो है, विलन है, साइड एक्टर है या डांसर है। सही जवाब है फ्रेंड्स विलन है। जो कोमस रहता है उसमें विलन रहता है। हु रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट कोमस। कोमस लिखने के लिए किसने रिक्वेस्ट की थी मिल्टन से। तो सही जवाब है फ्रेंड्स हेनरी लॉज। हेनरी लॉज ने रिक्वेस्ट की थी। हेनरी लॉज एक कंपोज़र थे, म्यूज़िक देने का काम करते थे और इन्होंने कोमस में म्यूज़िक भी दिया था। तो फ्रेंड्स आप लोग के 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए मुझको कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।